हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो इस क्लास में हम कर रहे हैं पॉलिटी के पीवाईक्यूज यानी कि टॉपिक वाइज। और पॉलिटी के पीवाईक्यू को इस वक्त हम कर रहे हैं। तो 30 तक हमने कल की क्लास में जो है कर लिए थे, उससे आगे हम 31 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? संविधान सभा द्वारा जो है नहीं किया गया था। तो इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। और अगला ऑप्शन देखते हैं और क्या का ऑप्शन है। तो इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था, और इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। तो इनमें से क्या होगा? तो इसने जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किसे? जवाहरलाल नेहरू को चुना था। और व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य किए गए थे संविधान सभा द्वारा। तो वो कौन कौन से कार्य थे? तो 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। 1949 में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? राष्ट्रपति चुना गया। और जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया। यह कार्य संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त जो है वो किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 32। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो किस उसमें सब संशोधन की आवश्यकता है? किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची। तो ये पहली अनुसूची में, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों की जो बात की गई है वो अनुसूची 1 में की गई है और आर्टिकल 1 से 4 तक में की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्य घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। और यदि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंतः क्षेत्रों की अदला बदली हेतु समझौते को लागू किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो प्रथम अनुसूची में ही होगी। और भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी विषय से संबंधित है, जो 2015 में पारित किया जा चुका है। 100वां संविधान संशोधन जो है वो भारत बांग्लादेश की सीमा से ही संबंधित है, सीमा विवाद से। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो नए राज्यों के गठन के विषय में कौन सा है? अनुच्छेद 3, 12, 22 या फिर 9? तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 3। अभी हमने ऊपर भी देखा कि नए राज्यों के गठन के लिए अनुच्छेद 3 है, क्योंकि राज्यों का अदला बदली, सीमा को घटाना बढ़ाना, ये सब 1 से 4 तक में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। और 9 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति को जो है नागरिक न होना या भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो विधानसभा कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, पुडुचेरी में है, दमन और दीव में है या चंडीगढ़ में है? तो इनमें से कहाँ पे है? तो पुडुचेरी में विधानसभा है। पुडुचेरी में जो है विधानसभा है। यानी कि भारत देश में कुल 8 संघ राज्य, कितने? 8 संघ राज्य क्षेत्र, जो कि क्रम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी हैं। और इन 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से दिल्ली एवं पुडुचेरी 2 ऐसे हैं जिनमें विधानसभा और मंत्रियों की मंत्रिपरिषद है।
5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने व 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित होने के बाद 2 नए संघ शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए। जम्मू कश्मीर व लद्दाख बन गए और अब कुल 8 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं, जिनमें से जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं इस वक्त? 16, 10, 8 या फिर 12। तो कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में जो है इस वक्त 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूलतः जो संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और संविधान में कुल कितनी? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो 6ठी अनुसूची में क्या नहीं है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्या नहीं है? तो इसमें नागालैंड नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और एक आता है मेघालय, एक आता है मिजोरम। मेघालय, ठीक। और इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? AMTM, ये इसकी ट्रिक है। AMTM या TMAM, इस तरीके से कुछ भी करके। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, संविधान के अनुच्छेद 6 में, अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्रों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। नागालैंड इस सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? यानी कि 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है, यानी कि जो 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन के प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियां और जिम्मेदारियां निहित हैं, जबकि 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है। नहीं, इसमें है पंचायत, इसमें पंचायत है, यही गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यही। अनुसूची और प्रावधान का सही मेल नहीं है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण का प्रावधान जो है वो 5वीं अनुसूची में है, जबकि 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अधिकार, शक्तियां और कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने? 29 विषय हैं पंचायती राज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का जो भारत के संविधान आवंटन का है, वो भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में और 4थी अनुसूची में। तो कौन सी में किया गया है? तो ये किया गया है 4थी अनुसूची में। 4थी अनुसूची में राज्य में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। और तीसरी अनुसूची में शपथ वगैरह है, वेतन भत्ते और राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया। 6ठी अनुसूची में क्या है? तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो ऊपर भी बताया, AMTM। 5वीं अनुसूची, तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, ठीक। और 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अब प्रश्न आता है हमारा 39। कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? कौन सी थी? तो बोडो, कोंकणी, सिंधी या कश्मीरी। तो कौन सी थी? तो कश्मीरी थी। भारतीय संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में कश्मीरी भाषा जो थी उसका उल्लेख किया गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में मैथिली, संथाली और डोगरी और बोडो को जोड़ा गया है।
अंततः कश्मीरी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? कौन? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। तो दूसरी अनुसूची, चौथी, तीसरी और पहली। तो किस में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात? तो ये की गई है पहली अनुसूची में। सॉरी, मैंने इन पे इसी तरीके से टिक लगा दिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित है। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो किस शपथ की बात किसमें की गई है? भारतीय संविधान की शपथ और अभिपुष्टि का रूप किसमें किया गया? तीसरी, चौथी, दूसरी या फिर पहली अनुसूची? तो ये बात की गई है तीसरी अनुसूची में। शपथ पर अभिपुष्टि का वर्णन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है और इसमें संघ तथा राज्यों के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद के सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। और राष्ट्रपति की जो है वो 60 में है और उपराष्ट्रपति 69 में है तथा राज्यपाल 159 अनुरूप शपथ लेता है। इन तीनों को इसमें शामिल नहीं किया गया। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था? तो 395, 415, 440, 375। तो कितने थे? तो 395 अनुच्छेद उस वक्त थे। 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग उस वक्त थे। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जब संविधान पहली बार अपनाया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, जबकि अनुसूचियों की 12 हो गई है। संविधान के संदर्भ में तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। संविधान में लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो ए और बी दोनों सही हैं, या फिर ए सही है या बी सही है और बी और सी दोनों ही सही हैं, या ए और बी दोनों सही हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाएंगे दोनों ही सही हैं। संविधान के संग उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है और लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारी के तबादले तो निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार भी है। इस प्रकार ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है ना, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत की राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी या फिर अंग्रेजी। तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की जो है वो कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, स्वतंत्रता के प्राप्त राजभाषा का, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 17 में 343 से 351 आर्टिकल। और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। कैसी भाषा है? तो राजभाषा है और भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1949 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दर्शाता है भारत सरकार अधिनियम 1919। यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कहा जाता है कि यह अधिनियम भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत का दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में क्या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में
आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था, इसीलिए प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, डैश को भारत यानी कि राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया है। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो 28 अप्रैल 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को और 16 अगस्त 1947 को। तो 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बना था। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बना। और इस निर्णय के बावजूद भारत ने जो है कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। और राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। और वर्तमान राष्ट्रमंडल की स्थापना लंदन घोषणा पत्र द्वारा 1949 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ, लंदन में ही है। और वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी, तो 56 है। डैश ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द था जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत है सहकारी संघवाद, दोहरी संघवाद, सहायक संघवाद, असीमितिक संघवाद। तो भारत सहकारी संघवाद है। और ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। और ये कई बार प्रश्न में आ चुका है, ये पीसीएस तक में आ चुका है। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 48, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है। मूल हस्तलिखित कॉपी जो है वो कहाँ रखी गई है। मूर्ति भवन दिल्ली में, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली में, संसद की लाइब्रेरी में या राष्ट्रपति भवन में। तो कहाँ पे रखी गई है, तो संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है। और ये कल की क्लास में भी पूछा गया था। भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी हुई हैं। एक प्रति अंग्रेजी में है और एक हिंदी में है। और दोनों ही हस्तलिखित प्रतियों पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। और भारतीय संविधान की हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई हैं। डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की तो भारत सरकार अधिनियम, निर्देशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या संविधान सभा। तो पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो व्याख्या देख लेते हैं। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के प्रमुख प्रावधान थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिखों आंग्ल कहाँ किया गया था, तो सिखों आंग्ल भारतीयों यूरोपियों और ईसाइयों तक विस्तारित इसको कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, अर्थात प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित जो विषय थे वो प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए। एवं हस्तांतरित विषय जो थे वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के पास था। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। उच्च सदन जिसे राज्य परिषद कहा गया और निम्न सदन जिसे विधानसभा कहा गया। निम्न सदन को क्या कहा गया, विधानसभा, और उच्च सदन को राज्य परिषद। अगला क्वेश्चन है, डैश को वृषभ, चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। तो कब हुआ यह अंगीकृत, 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो ये हुआ है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को वृषभ, चक्र, अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 66 जो है वो किससे संबंधित है, संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव,
संसद के सदस्यों की अवधि और भारत के अटॉर्नी जनरल, तो ये किससे संबंधित है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो 11वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? तो ये करती है 8वीं अनुसूची, जिसमें कितनी? तो 22 भाषाएं। इसमें 22 भाषाएं हैं। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं जो मूल रूप से थी। 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 8वीं अनुसूची में इन्हें शामिल किया गया। अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित हुई। तो किसके संविधान द्वारा? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो जापान के संविधान द्वारा प्रभावित हुई। लेकिन भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के ही संविधान से ली गई है। और आयरलैंड के संविधान, तो आयरलैंड के संविधान से देख लेते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ही संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जिन्हें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वार्ता समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय समिति के थे तथा JB कृपलानी मूल अधिकार संबंधी उप समिति JB कृपलानी उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 24, 20, 18 या 22? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और मूल संविधान में भी 22 ही भाग थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत। और पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950। 22 भाषाएं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या तो बढ़कर 12 हो गई है, लेकिन अनुच्छेद 395 और भाग 22 है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक क्या है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पंथनिरपेक्ष की सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म की मान्यता संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। और भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ नहीं, यह है, या फिर राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना,
राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगा राज्य। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था है। तो भारत में क्या है, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणराज्य अर्थात जहां शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई चुना हुआ व्यक्ति पदासीन हो सकता है, इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित प्रणाली कहा जाता है। भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है? सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मकता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, समूह के सदस्यों की उत्पादकता। तो उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, जो क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे, और इन्हें 11 दिसंबर वाली बैठक में, दूसरी बैठक में चुना गया था, और जो पहली बैठक थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में अस्थायी अध्यक्ष थे संपन्न हुई और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और जवाहरलाल नेहरू द्वारा 23 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, और वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार तथा भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? तो जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, या फिर मुंशी प्रेमचंद या अमर्त्य सेन? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और इन्होंने एक गीत और लिखा है, आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्र गीत बना। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और इस गीत को सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, और संविधान सभा ने इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। और पूरे गीत में 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, और इसकी गायन अवधि कितनी? तो 52 सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो उपलब्ध नहीं होगा। तो किसमें उपलब्ध नहीं होगा? लोकसभा द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, या उपरोक्त सभी में। तो किसमें उपलब्ध नहीं होगा? तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य में। आत्मरक्षा का अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त नहीं है, यदि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी यानी कि संबंधित उपबंध धारा 96 से 106 तक आईपीसी धारा, कर्मचारी कोई कार्य जिससे मृत्यु या नुकसान की आशंका युक्त रूप से नहीं होती, वह सद्भाव पूर्वक अपने पद पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
अगला है, कोई व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देश पर कोई कार्य करे या करने की कोशिश करे, उदाहरण कोर्ट के लाठीचार्ज के आदेश और पुलिस की कार्यवाही। यदि कोई कार्य उचित देखभाल व सावधानी से किया जाए तब उसमें सद्भाव पूर्वक किया गया माना जाएगा। ऐसे समय में जब सुरक्षा के लिए उचित प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो। स्वयं या संपत्ति की रक्षा के लिए उतने ही बल के प्रयोग का अधिकार है जितना स्वयं की रक्षा के लिए जरूरी है। किसी विकृत चित्त व्यक्ति यानी कि अपरिपक्व समझ के शिशु, पागल व्यक्ति, शराबी के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है। किसी आक्रमण करने वाले को जान से मारा जा सकता है अगर उस हमलावर से मौत, बलात्कार, अप्राकृतिक कार्य, अपहरण आदि की आशंका हो। अगला क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार। तो आत्मरक्षा का अधिकार अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, या उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 आईपीसी अधिकार के संबंध में उपबंध करती है तथा धारा 97 निम्न उपबंध करती है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले या अंकुश के विरुद्ध कर सकता है, साथ ही दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा भी कर सकता है। व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किस सभा के द्वारा किया गया? लोकसभा, संविधान सभा, राज्यसभा और उक्त में से कोई नहीं। तो ये तो सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा किया गया है। और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें कुल 15 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित किया गया? क्या किया गया? आत्मसमर्पित किया गया। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2008 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी संवत 2007 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी सप्तम संवत 2009 विक्रमी। तो किसमें किया गया है? तो इसे किया गया है बी, यानी कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी 2006 को। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया है। उस दिन विक्रमी संवत के अनुसार क्या था? तो विक्रमी संवत के अनुसार उस दिन मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी संवत 2006 विक्रमी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947। 26 जनवरी 1947 तो कब हुआ? तो भारतीय संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसके कुछ उपबंध उसी दिन लागू हुए। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। सॉरी, भारतीय संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसके कुछ उपबंध उसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन इसे पूरे तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, तब जाकर भारत का एक गणतंत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है तो वो है, संविधान सभा में किस दिन रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किस रियासत के प्रतिनिधि ने, किसी देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। तो हैदराबाद देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग जो है वो नहीं लिया था। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान एकमात्र रियासत जिसने इसमें भाग नहीं लिया था वह थी हैदराबाद रियासत, और अन्य सभी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे और हैदराबाद के बाद ऑपरेशन पोलो
के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो हैदराबाद को किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है तो अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 338 और 339। तो अनुच्छेद 338 और 39 में प्रशासन है अनुसूचित क्षेत्रों का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है और जिसमें एक अध्यक्ष और कुल 5 सदस्य होंगे। क्या होंगे? एक अध्यक्ष और कुल 5 सदस्य होंगे। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान 89 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल किए गए एक नए अनुच्छेद 338 कै से किया गया है और यह भी 5 सदस्य आयोग होगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति जो करेगा वो कौन करेगा? तो वो राष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया? तो अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया किसमें? कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य और तकनीकी शिक्षा। तो शिक्षा, 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया हर साल। तो 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति से शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया और जिसमें भारतीयों के शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था और इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है तो कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत। तो कौन करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है और प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया है और इसमें समाजवादी भी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? समाजवादी भी जोड़ा गया इसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या फिर समाजवादी, या फिर पंथ निरपेक्ष। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है और बाहरी किसी भी नियंत्रण से वह मुक्त है अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिए, देसी विदेशी सबके लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द यह दर्शाता है कि भारत एक पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र है। इसका मतलब है कि भारत को किसी भी बाहरी शक्ति या देश द्वारा नियंत्रित या प्रभावित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य जो है वो किससे है? किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो समता को, न्याय को, बंधुता को या संप्रभुता को। तो देश की एकता और अखंडता का जो उद्देश्य है वो बंधुता को बढ़ावा देना है। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य बंधुता के मौलिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। बंधुता का शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। बंधुत्व में जो है 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? के.एम. मुंशी, एन. माधव राव और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर।
तो संविधान की राजनीतिक कुंडली जो प्रस्तावना को कहा था, तो वो कहा था के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है। अपना जो अधिकार है वो किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से, भारतीय संसद, ब्रिटिश संविधान या भारत का उच्चतम न्यायालय। तो भारत की जनता ही शक्ति का स्रोत है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारतीय जनता से प्राप्त करती है। प्रस्तावना जो है, जिसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग के रूप में देखा जाता है। भारत के लोग भारत को संप्रभु गणतंत्र राज्य उसके ये जो प्रस्तावना है ये हर किसी को याद होनी चाहिए। 75 किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी की नोट कहा था, कुंजी कहा था? तो ये किसने कहा था? सर अर्नेस्ट बर्कर ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, एडमंड बर्क ने या ग्रेनविल ऑस्टिन ने? तो ये कहा था सर अर्नेस्ट बार्कर ने। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिज्ञ अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रशंसा करते हुए कहा था कि उद्देशिका में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षिप्त रूप से समाहित हैं और वह इस पुस्तक की कुंजी क्या है? कुंजी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है, यानी कि किस संविधान से इसे लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिया गया है, संविधान से नहीं, किस क्रांति से लिया गया है? सॉरी, अमेरिकी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से और कौरवशाली क्रांति से। तो इसको जो है रूसी क्रांति से लिया गया है, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, जबकि समानता को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ रूस से लिया गया है, यानी कि न्याय कितने प्रकार का है? तो न्याय 3 प्रकार का है। मौलिक कर्तव्य भी रूस से ही लिए गए हैं और फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श सिद्धांत लिया गया है, जो मैंने बताया अभी फ्रांस के गणतंत्र से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिकी संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका को डैश के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है? तो किसमें माना गया भारतीय संविधान का हिस्सा? संग्राम सिंह बनाम चुनाव प्राधिकरण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम भारतीय संघ, भीम सिंह बनाम हरियाणा राज्य। तो केशवानंद भारती बाद में प्रस्तावना को जो है वह भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया है। जैसे अन्य भाग हैं वैसे ही प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग माना गया है। उद्देशिका को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में के मामले में जो है भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। उद्देशिका बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। उद्देशिका संविधान के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्रकट करती है और इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में किया जा सकता है। विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, जो कि 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? पारित हो गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को रखा, जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता
के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से, अमेरिका की क्रांति से, रूसी क्रांति से या फिर गौरवशाली क्रांति से। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को लिया गया है फ्रांस की क्रांति से, जबकि रूसी क्रांति से जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी कि न्याय को लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर भारत को गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। फ्रांस के संविधान से ही प्रेरित होकर भारत को गणराज्य की मान्यता दी गई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? लुई 16वें के शासनकाल में। 80 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का जो उल्लेख है वो भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, बंधुता और न्याय। तो किया गया बंधुता। बंधुता के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द बंधुता का शाब्दिक अर्थ है सभी भारतीयों के बीच सर्वमान्य भाईचारे व उनके एक होने की भावना का होना, जिससे समाज में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित हो सके। क्या हो सके? एकता, अखंडता सुनिश्चित की जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो किसका अर्थ है कि विशेषाधिकार का अभाव? समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और संप्रभुता। तो समानता, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है। समानता मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो किस शब्द का उल्लेख जो है वो नहीं है? गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। ध्यान तभी कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान में प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि पंथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्ष का, पंथनिरपेक्ष का हुआ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 3 बार, 5 बार, 1 बार, 8 बार। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल अब तक 1 बार संशोधन किया गया है, 1942 में। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल 1 बार संशोधन किया गया। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो कौन सी है? तो समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और क्या है? समाजवाद। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और संप्रभुता। अगला है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्वदेशीय पहचान। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। तो मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है तो वो है समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता।
तो व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय उसके रचिताओं का उद्देश्य ही संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका का नाम से वर्णित है। मूल उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। उद्देशिका में प्रस्तावना और अवसर की समता प्राप्त करने तथा बंधुता यानी कि भ्रातृत्व बढ़ाने पर भी बल दिया गया। उद्देशिका में वर्णित है। यदि मूल संविधान की उद्देशिका में मौलिक प्रतिबद्धताओं के बारे में पूछा जाए तो विकल्प डी सही होगा, और वही वर्तमान में पूछा जाए तो दोनों विकल्पों में बी और डी दोनों को उत्तर माना जा सकता है। 45 किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना, तो किस संशोधन में द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो किस संशोधन के द्वारा? 40वां, 41वां, 45वां और 42वां। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान को मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में पहले सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन शब्दों को हटाकर इनके स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो संविधान की कुंजी की संज्ञा किसको दी गई है? तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर उद्देशिका या मौलिक कर्तव्य। तो किसे दी गई है? उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है और प्रस्तावना जो है वो संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करती है। संविधान न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? तो निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? तो कौन सा जो है? तो महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूप प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम, कारखाना अधिनियम। तो इसका होगा सी, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम। व्याख्या, महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2012 में पारित किया गया तथा यह अधिनियम दिसंबर 2013 में क्या हुआ? लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बनाता है? मूल अधिकार, 9वीं अनुसूची, निर्देशक सिद्धांत या फिर संविधान की प्रस्तावना। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बनाता है? संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, इसीलिए प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य बनाता है। और चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से नया टॉपिक होगा नागरिकता, और इसे करेंगे हम कल की क्लास में। और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम इसी नाम से है, सिविल मार्ग, नहीं तो लिंक मिल जाएगा कमेंट में, सिविल मार्ग के नाम से है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं